और अब हम आगे और डिटेल देखेंगे हिस्ट्री के प्रश्नों को। भारत का टाटा नगर किसे कहते हैं? जो आपका रेड टोंक है इसे भारत का क्या कहेंगे? टाटा नगर कहेंगे। रेड टोंक को क्यों कहते हैं भारत का टाटा नगर? रेड टोंक को टाटा नगर इसलिए कहते हैं कि ये आपका यहां पर बड़ी संख्या में एशिया में सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार मिला है। एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार, एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार, एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार आपके रेड टोंक से प्राप्त हुआ निवई के पास में। तो इस वजह से ये क्या कहलाता है? प्राचीन भारत का टाटा नगर कहलाता है। और उत्खनन केदारनाथपुरी ने किया था और ये आपको याद रखना है। दयाराम साहनी आदि इनसे संबंधित है। राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक जो बागोर कस्बा स्थित है? राजस्थान के अंदर बागोर कस्बा, बागोर है वो भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। बागोर में आदिमकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं राजस्थान के अंदर सभ्यता काल के। तो बागोर की हम बात करें तो यहां पर पत्थर और हड्डियों, आदिम संस्कृति का संग्रहालय इसको कहते हैं। पत्थर और हड्डियों के अवशेष मिले हैं। आदिम संस्कृति का पालना इसको कहते हैं। आदिम संस्कृति का संग्रहालय राजस्थान के अंदर, आदिम संस्कृति का संग्रहालय किसे कहते हैं? ये बागोर को कहते हैं। और पत्थर और हड्डियों के अवशेष यहां से प्राप्त हुए हैं। पत्थर और हड्डियों के अवशेष भी यहां से प्राप्त होते हैं। तो ये बागोर वाला प्रश्न अच्छा प्रश्न हो जाता है। 1976 में वीरेंद्र नाथ मिश्र ने 67 के अंदर यहां पर क्या किया था? इसके संबंध में उत्खनन कार्य किया था। याद रखिएगा। फटाफट राजस्थान की हिस्ट्री कर देते हैं कंप्लीट। राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से अपोलो पॉड्स के सिक्के प्राप्त हुए? राजस्थान के कौन से स्थान से अपोलो पॉड्स के सिक्के प्राप्त हुए? बताओ। जो प्राचीन भारत का टाटा नगर है, जहां से रेड की बात कर रहे हैं हम, रेड टोंक की हम बात कर रहे हैं, यहां पर 3075 आहत मुद्राएं मिली हैं। 3075 आहत या पंचमार्क मुद्राएं प्राप्त हुई है रेड टोंक से। कहां से प्राप्त हुई है? रेड टोंक से। 3075 इतनी बड़ी मुद्राओं का भंडार, उसमें एपोलो डॉट्स जो विदेशी मुद्राएं हैं यहां से मिली है। तो इंडो सेसिनियन सिक्के मिले हैं। कौन से सिक्के हैं? इंडो सेसिनियन सिक्के, इंडो सेसिनियन सिक्के प्राप्त हुए हैं। ये याद रखना है, एपोलो डॉट्स के सिक्के रेड टोंक से। किस जिले में बालाथल सभ्यता है? तो उदयपुर के वल्लभ नगर के अंदर है ना। उदयपुर के, यह भी प्रश्न आया था सीईटी में भी, वल्लभ नगर के अंदर, वल्लभ नगर उदयपुर के अंदर आपके बालाथल सभ्यता प्राप्त हुई है। बालाथल सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ये प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार सभी साथी मिलकर के शेयर कर देंगे। उदयपुर के बालाथल के अंदर ताम्रपाषाण युग की सभ्यता है। कौन सी युग की सभ्यता है? ताम्रपाषाण युग की, ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता है। ओके, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, गिलोंड है वो किस नदी के किनारे पर स्थित है? गिलोंड की बात करें, बनास, कोठारी, खारी और कांतली, गिलोंड नदी है। गिलोंड सभ्यता की हम बात करें तो ये आपके बनास के किनारे, कौन से किनारे है? बनास नदी के किनारे गिलोंड की सभ्यता है। बनास के किनारे गिलोंड की सभ्यता है। यहां पर राजसमंद जिले के अंदर ताम्रयुगीन, याद करें, राजसमंद के अंदर आपके ताम्रयुगीन सभ्यता है। राजसमंद के अंदर ताम्रयुगीन सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? ताम्रयुगीन सभ्यता है। यहां पर उत्खनन है वो बीबी लाल के द्वारा 1957-58 के अंदर बीबी लाल के द्वारा उत्खनन करवाया गया था। पीपीटी बहुत हैवी हो रही है ना, तो यूं ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा हो गया। आहड़ के विषय में है ना, बोर्ड को ऐसा लग रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। इसका ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न को पढ़ोगे ना तो यूं लगेगा कि यूं बड़ा यूं शानदार टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है ना, बड़ा शानदार टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो, आहड़ के उत्खनन में मानव जीवन के विभिन्न चरणों के ऊपर प्रकाश पड़ता है। बिल्कुल सही बात बताई गई है। उसके बाद में आवासीय भवन में ईंटों का प्रयोग हुआ था। बिल्कुल, ये देखो सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था। और फिर मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। बिल्कुल, आहड़वासी दीवारों और नींवों को मजबूत रखने के लिए, सौंदर्य युक्त बनाने के लिए मिट्टी में क्वार्ट्ज के टुकड़ों और चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे। तो ये वाला जो ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है इसके अंदर, ये वाला यहां पर क्या है? गलत है। बताओ, या 3 या फिर देखो इसके अंदर दिए गए ऑप्शन में से आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है ना, मिट्टी और कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है, तो ये वाली कथन है वो असत्य है। बाकी वाले सारे के सारे कथन है वो सत्य है। ये थोड़ा सा क्या है, अगर आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर है, अच्छे से अगर आपने पढ़ रखा है ना, तो आपको प्राप्त होगा। ये वाला सही से मिल जाएगा। एक प्रश्न आता है फैक्चुअल क्वेश्चन, गोरे एवं कोठे। गोरे एवं कोठे क्या है? ये अनाज को भंडारण करके रखने वाले बड़े बड़े पात्र प्राप्त हुए हैं और ये बर्तन आपके जो है यहां से मिले हैं। गोरे और कोठे स्थानीय भाषा में मिले हैं। अनाज रखने के बर्तन है, ये आपके आहड़ से मिले। अनाज के बर्तन ये आहड़ से मिले हैं। बाकी आहड़वासी दीवारों वगैरह ये सब क्लियर है। ठीक है, धन्यवाद। आगे देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन आपके दिए गए कथनों में से सही है? दिए गए में गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, ये तो असत्य हो गया। पूछ रहा है कथन सत्य कौन सा है? बैराट एक ग्राम संस्कृति का केंद्र था। कालीबंगा लोहयुगीन,
कालीबंगा लोह युगीन असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में। और आहड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय तांबे को गलाना और ताम्र वस्तुएं बनाना, ये सही है। कालीबंगा है वो लोह युगीन नहीं था, ठीक है। कालीबंगा क्या था? कांस्य युगीन था। कालीबंगा कांस्य युगीन था। तो बैराट एक शहरी संस्कृति का केंद्र था और गणेश्वरी उत्खनन स्थल है, इतना हम कह सकते हैं। सही कथन पूछा गया है तो हमें सही की पहचान यहां पर करनी है। आहड़ के संदर्भ में पूछा गया है कि आहड़ का उत्खनन कार्य, आहड़ का उत्खनन आपके 1953 ईस्वी के अंदर सबसे पहले किसके निर्देशन में किया गया था? ए.के. व्यास या अक्षय कीर्ति व्यास, जिनकी हम बात करें, ए.के. व्यास या अक्षय कीर्ति व्यास के संदर्भ में किया गया। रमेश चंद्र सर्वप्रथम अक्षय कीर्ति व्यास ने, और फिर 54 में रतन चंद्र अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल 1954 के अंदर, रतन चंद्र अग्रवाल ये 1954 के अंदर, ये आपको याद रखना। 61-62 में 1961-62 के अंदर एच.डी. सांकलिया, एच.डी. 61-62 के अंदर एच.डी. सांकलिया के द्वारा यहां पर क्या किया गया था? उत्खनन कार्य करवाया गया था। तो ये कई सारे फैक्ट है जो आप लोगों को इसके संदर्भ में याद रखने हैं। ताम्रयुगीन और लोहयुगीन अवशेष यहां से प्राप्त हुए हैं। कौन से? ताम्रयुगीन और लोहयुगीन अवशेष। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से, ताम्रवती नगरी के नाम से, आहड़ को ताम्रवती नगरी कहते हैं, धूलकोट कहते हैं, क्या कहते हैं? ताम्रवती नगरी कहते हैं, धूलकोट कहते हैं, ये अलग अलग इसके स्थानीय नाम प्राप्त हुए। ताम्र सभ्यताओं की जननी है तो वो आपका गणेश्वर हो जाता है ना। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित है। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह वर्तमान में नीम का थाना, ये वाला आपको याद रखना कि कहां पर है। तो वैसे तो वर्तमान में नया जिला भी है और पर्टिकुलर स्थान पहले की बात करें तो ये आपका हो जाता है। बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इसमें लिखिएगा कि ये आहड़, इसे ताम्र सभ्यताओं की क्या कहा गया है? जननी कहा गया है। 1977 के अंदर यहां पर उत्खनन कार्य आर.सी. अग्रवाल के द्वारा, 1972 के अंदर तो इसकी खोज हुई थी आर.सी. अग्रवाल के द्वारा, और 1977 के अंदर यहां पर इसकी क्या की गई थी? खुदाई की गई थी, ये भी आर.सी. अग्रवाल के द्वारा, ठीक है। तो ये भी आर.सी. अग्रवाल के द्वारा। तो ये कई सारी बातें, नीम का थाना इसमें याद रखिएगा, नीम का थाना। आगे बढ़े, नेक्स्ट, कौन सा युग्म प्राचीन अंचल और आधुनिक नाम से सही तरीके से सुमेलित नहीं है? अभी तक थोड़े सभ्यताओं के हमने क्वेश्चन देख लिए। अब एक प्रश्न ये आता है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, विभिन्न प्रदेशों के प्राचीन अंचल के आधुनिक नाम। प्राचीन नाम जो है वह आपके कई बार सिलेबस में आ जाता है, जैसे जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड हो गया, है ना। ऐसे प्रश्न आते हैं तो बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं उन प्रश्नों को अगर ढंग से नहीं दे। पुरातत्व का पुष्कर भी कहते हैं गणेश्वर को, ताम्र सभ्यताओं की जननी भी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, है ना, बिल्कुल कहते हैं। अगला देखो, यहां पर अर्बुद सिरोही को कहते हैं। यहां पूछा गया कि कौन सा सुमेलित नहीं है? अर्बुद सिरोही शिवी चित्तौड़गढ़ का है, शपाद लक्ष्य अजमेर नागौर के आसपास का क्षेत्र, वागड़ है वो बांसवाड़ा डूंगरपुर हो गया। यहां पर कौन सा हो गया? ये बांसवाड़ा डूंगरपुर हो गया। बांसवाड़ा डूंगरपुर का कौन सा हो गया? वागड़ हो गया। फिर देखो शरणवसई, यह आपका शरणवसई या शरणवाही, ये नगर शरणवा के पहाड़ों पर जिस नगर की स्थापना की गई थी वह नगर कौन सा है? ये शिरोही नगर है। कौन सा नगर है? शिरोही नगर को शरणवसई नगर कहते हैं। शरणवा के पहाड़ों पर देवड़ा राजा शिवभान के द्वारा, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? शिवभान, जो देवड़ा राजा शिवभान द्वारा, देवड़ा राजा शिवभान के द्वारा सबसे पहले यहां पर इसकी स्थापना की गई थी। ओके, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट, कौन सा प्राचीन अंचल और वर्तमान उसका नाम यहां पर दिए गए में से सही सुमेलित नहीं है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। 400 क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ रहे हैं। 6 घंटे कंप्लीट होते होते हम 400 क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, तो अच्छी बात है ना भाई। 6 घंटे में अपन ने 400 क्वेश्चन कर लिए है तो काफी अच्छी बात है, इट्स गुड स्कोर, है ना। हम जल्द ही 800 1000 क्वेश्चन भी कर लेंगे। धन्यवाद सभी को, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। 5000 प्लस लाइक हो चुके हैं। फटाफट मैं चाहता हूँ क्लास एंड हो तब तक 10,000 तो लाइक हो ही जाए, ठीक है। शिवी है वो चित्तौड़गढ़ का प्राचीन नाम है। जांगड़ देश बीकानेर का प्राचीन नाम है। शपाद लक्ष्य अजमेर नागौर के आसपास का नाम है, इसलिए ये वाला असुमेलित है, बाकी वाला सुमेलित है। प्राचीन ऐतिहासिक स्थल जिसका नाम है आश्रम पट्टन, ये आश्रम पट्टन किसका आधुनिक पहचान है? केशवराय पाटन का या झालरा पाटन का? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। केशवराय पाटन का हो जाता है, प्राचीन नाम है, बूंदी में है केशवराय पाटन, है ना। ये केशवराय पाटन कहां पर स्थित है? केशवराय पाटन आपका बूंदी में स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बूंदी में स्थित है आपका केशवराय पाटन। रंतिदेव पाटन या आश्रम पाटन, इसका एक और नाम मिलता है, आश्रम पाटन या रंतिदेव पाटन। रंतिदेव पटन, ये आपसे पूछ ले कि रंतिदेव पटन या आश्रम पटन किसका प्राचीन नाम है, तब आप लोग बोलोगे कि सर केशवराय पाटन। झालरा पाटन का नाम नहीं है, है ना, झालावाड़ का जो है सिटी उसका नाम नहीं है, याद रखिएगा। ये क्षेत्र आपके जम्बुक रण भी कहलाता है ना, इसको एक और नाम दिया गया है जम्बुक रण। और जम्बुक रण का मतलब जहां पर रीछ पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हो? वो जंगल जहां पर रीछ पाए जाते हो जम्बुक रण कहलाएगा।
फिर देखो राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर, जयपुर शहर तो ढूंढाड़ प्रदेश का जयपुर शहर हो गया। फिर आपका नेक्स्ट देखिएगा, जयपुर नगर की स्थापना 1727 के अंदर। राजस्थान में कुषाण शक्ति को, जो विदेशी शक्ति है कुषाण, उनको नष्ट करने में कौन सा जनपद सफल रहा था? ये बढ़िया क्वेश्चन है। लो भाई, ये क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, और राजस्थान में कुषाणों की ताकत को खत्म करने का श्रेय योद्धे को जाता है कि उत्तरी राजस्थान में जिस जनपद ने, आज से हम बात करें तो लगभग 2700 साल पहले जनपद काल हुआ करता था, है ना, ईसा पूर्व 700-800 साल पहले की बात है, और ईस्वी सन 700-800 ईस्वी पूर्व की बात कर रहे हैं, 700-800। तो योद्धे जनपद जिन्होंने कुषाणों को नष्ट किया था, ये उत्तरी राजस्थान के अंदर ये हुआ करता था। कहां पर हुआ करता था? हनुमानगढ़ हो गया, गंगानगर हो गया, तो ये उत्तरी राजस्थान के अंदर कहां पर हुआ करता था? उत्तरी राजस्थान में। अर्जुनाइन जाति के प्रभाव क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित था? ये जो अर्जुनाइन है वो राजस्थान में कौन से क्षेत्र में अर्जुनाइन हुआ करते थे? आज के जो अलवर और भरतपुर वाला जो क्षेत्र है जिसे मत्स्य क्षेत्र कहते हैं, उस मत्स्य क्षेत्र के अंदर राजस्थान में एक राजवंश, एक जनपद का राज था, वो अर्जुनाइन थे। योद्धे थे तो उत्तरी राजस्थान में थे, मत्स्य जनपद था तो आपके जयपुर उसके आसपास अलवर वगैरह ये वो उसमें आ जाता था, है ना। मत्स्य जनपद के अंदर बैराट उसकी राजधानी हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट, हुंजा नामक घोड़ा किसका था? ये बूंदी के उमेद सिंह को गिफ्ट में मिला हुआ था। बूंदी के उमेद सिंह का घोड़ा था जिसका नाम था हुंजा नामक घोड़ा। कौन सा? मराठों के प्रवेश के समय उमेद सिंह को हुंजा घोड़ा दिया गया था। तो राजस्थान में सबसे पहले मराठों का प्रवेश है वो बूंदी में ही हुआ था, है ना। बूंदी के राजा उमेद सिंह को घोड़ा गिफ्ट किया गया था उन्हीं के ही मित्र के द्वारा। तो ये राजस्थान में सबसे पहले मराठों का आक्रमण हुआ था, उस समय की बात है। राजस्थान में मराठों का सर्वप्रथम प्रवेश, सर्वप्रथम राजस्थान में मराठों का सर्वप्रथम प्रवेश है वो आपके कहां से होता है? बूंदी से होता है। करंट की क्लास लगाओ, भैरू प्रकाश कह रहा है बेटा करंट की क्लास 2.5 लाख बच्चे देख चुके हैं, तू अभी उन 2.5 लाख में शामिल है नहीं। तो करंट की क्लास 2.5 लाख बच्चे देख चुके हैं, रीट लेवल 1 वाले भी क्लास देख सकते, क्यों नहीं देख सकते? उनके लिए तो जीके बहुत उपयोगी है। फिर भी क्वेश्चन पूछेगा, कोई बात नहीं, एक दिन धीरे धीरे सब सीख जाएगा, तू एक दिन सब सीख जाएगा। अब मैं 400वें क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ फटाफट। शेयर में बड़ी कंजूसी करते हो यार तुम लोग, है ना। ये नहीं सोचते हो कि देखो गुरुजी 12 घंटे खड़े हैं, सपोर्ट करना चाहिए। करो दबा के शेयर, 1000 लाइव है, 2000 तो करो कम से कम। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन है? जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कीर्तिपाल है, जिसे हम कीतू कहते हैं, कीर्तिपाल या कीतू कहते हैं। कीर्तिपाल या कीतू की बात करें तो इसके द्वारा 1181 ईस्वी में परमारों से छीना गया था। 1181 ईस्वी में जालोर परमारों से छीना गया था। जालोर परमारों से छीनकर, जालोर परमारों से छीन करके 1181 ईस्वी में यहां पर कीर्तिपाल या कीतू ने जालोर पर अधिकार कर लिया था, और इस तरह से चौहान, है ना, नाडोल शाखा का हुआ करता था, और ये स्वतंत्र शासक बन बैठा वहां का। और एक हम बात करें सोनगरा, स्वर्णगिरी पर्वत हुआ करता था, इस वजह से इस क्षेत्र के जो चौहान है वह स्वर्णगिरी पर्वत की वजह से, स्वर्णगिरी पर्वत की वजह से ये सोनगरा चौहान कहलाए थे। क्या, कौन से चौहान कहलाए थे? सोनगरा चौहान। ये बात भी खास याद रखना इसके अंदर, ठीक है। ओके, निम्नलिखित में से किस राजस्थानी ग्रंथ में, कौन से राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का वर्णन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर विजय की थी? जालोर विजय की बात करें तो कब की बात है? 1311 ईस्वी। अब कानड़ देव प्रबंध है, खुमान रासो है, अचलदास खिचड़ी वचनिका या विरुद्ध छत्री है, कौन से ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर अभियान यानी पश्चिमी राजस्थान के अंदर विजय अभियान, ये कानड़ देव प्रबंध की रचना है, पद्मनाभ के द्वारा लिखी गई है ना। कानड़ देव प्रबंध है और ये पद्मनाभ द्वारा लिखी गई कानड़ देव प्रबंध, उसमें इनकी विजय का वर्णन मिलता है। शाबाश, थैंक यू बेटा, थैंक यू। और ये तुम लोगों के प्यार की बदौलत मैं थकता नहीं हूं कभी भी, है ना। इतना प्रेम, इतना स्नेह, इतना विश्वास कि बड़ा अच्छा लगता है ना। काफ़ी लाखों बच्चे मेरी क्लास को जब 10 लाख बच्चे देखते तो मुझे अच्छा क्यों नहीं लगेगा? सपना होता है, इंडिया लेवल पे भी लोग 10-10 लाख नहीं पढ़ा पाते हैं ना, तो अपन तो राजस्थान एक राज्य विशेष के अंदर मैं इतना पढ़ा रहा हूँ। एसएससी वाले टीचर्स भी, उनके वीडियो जाते 1 मिलियन, तब अच्छा उनको बड़ा प्राउड फील होता है। यहाँ पर तो तुम लोग देख रहे हो पूरे राजस्थान के बच्चे। थैंक यू श्याम, कुंदन, अभिनव, थैंक यू। ओके बेटा, कर दो शेयर एक बार फिर से। इतने भी ग्रुप है व्हाट्सएप पे पशु परीक्षा की तैयारी करने वाले या आरएस वाले जहां भी हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीत करके, उसका नाम है खैराबाद रखा। खिजराबाद तो चित्तौड़ का रखा था, और खैराबाद की बात करें शिवाना का नाम रखा था 1308 ईस्वी के अंदर। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को क्रम के अनुसार से आपको रखना है। वैसे सामान्य प्रश्न है, आपको क्रम वगैरह तो पता होना ही चाहिए, क्रम वगैरह तो पता होना ही चाहिए। क्रम की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, सीक्वेंस के हिसाब से देखें। जैसे 1301 हो गया, चित्तौड़ 1303 हो गया, शिवाना 1308 हो गया, और ये 1311 हो गया जालोर विजय। तो क्रम अपने आप ही रख लो। ए हो गया, फिर बाद में ए के बाद में सी हो गया।
ए हो गया, सी हो गया, बी हो गया, डी हो गया। ये उस समय की अलाउद्दीन खिलजी की विजय है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है। 5100 लाइव हो चुके हैं, 3.25 लाख सब्सक्राइबर होने वाले। ये आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू तुम लोगों को। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना भाई, है ना, वो पीडीएफ पुरानी वाली चाहिए तो बता दो, या करंट अफेयर्स वगैरह। ये बताओ, चौहान शासकों को क्रम के हिसाब से रखो, चौहान शासकों को क्रम के हिसाब से रखो। बताओ बताओ बताओ, चौहान शासकों, नमस्ते नमस्ते, क्या कह रहा है, वनपाल की वर्दी चाहिए, मेहनत करो दिला देंगे। चौहान शासकों को क्रम के हिसाब से रखो। यहां पर एक बार हम बात करें तो चौहान शासकों में जैसे विग्रहराज चतुर्थ तो बाद में है, सोमेश्वर है वो पिता है, सोमेश्वर किसके हैं, पिता है, किसके, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता का नाम है सोमेश्वर। तो सबसे लास्ट में तो डी आएगा, डी के पहले बी आएगा, और उससे पहले आएगा ए, उससे पहले आएगा ए, और उससे पहले आएगा आपका सी, उससे पहले आएगा आपका सी। तो यहां पर दिए गए ऑप्शन के अंदर आपको सी लिखना है, यहां क्या लिखना है, सी लिखना है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी यहां पर, क्योंकि विग्रहराज चतुर्थ, उसके बाद सोमेश्वर, उसके बाद बाकी वाली चीजें हैं, ठीक है। ओके, कुल कितने प्रश्न है, 1000 प्रश्न है बेटा, 1000। मुझे पता है ना, यूट्यूब पे इतनी बड़ी क्लास कोई करवा ही नहीं पाते, तो तुम लोगों को आदत डालनी है, मेरे साथ पढ़ पढ़ के मेहनती बन जाओगे, और मेहनती बन जाओगे तो सिलेक्शन डंके की चोट पे हो जाएगा, ठीक है। 377 गलत टिक हो गया, कौन सा, अच्छा तो देख लो, संत लिखा हुआ है, ए होगा, ए सी, अच्छा ए सी डी बी, ओके ओके ओके, ठीक है, वो तुम लोग कर दिया करो, नॉर्मल चीज है, ए सी डी बी, नॉर्मल क्वेश्चन। 12 घंटे खड़े रहते हैं तो छोटा सा डाउट हो जाता है ना, डाउट रह जाता है कोई भी। यू ऑल आर स्मार्ट इनफ। अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी, अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी, अजमेर नगर की स्थापना से पहले अजमेर की, सांबर के, है ना, सांबर के चौहान कहलाते थे, कौन से, शाकंभरी के चौहान कहलाते थे। तो ये शाकंभरी के चौहान हो गए, यहाँ पर कौन से हो गए, शाकंभरी, शाकंभरी के चौहान। वासुदेव चौहान ने सबसे पहले इस यहाँ पर स्थापना की थी, है ना, कब की थी बताओ, वासुदेव चौहान। और बिजोलिया लेख के अनुसार, यह प्रश्न भी एग्जाम में आता है कि बिजोलिया लेख के अनुसार, बिजोलिया लेख जो आपके 1170 ईस्वी का सोमेश्वर के समय का है, उस लेख के अंदर यह कहा गया है कि चौहान है वो वत्स गोत्र के ब्राह्मण थे, कौन थे, वत्स गोत्र के ब्राह्मण थे। तो यह बात आपको यहां पर विशेष याद रखनी है। हाँ जी, 551 ईस्वी के अंदर सबसे पहले वासुदेव चौहान के द्वारा 551 ईस्वी में शाकंभरी के अंदर चौहान राज्य की स्थापना की गई थी। कौन सा किला महान चौहान शासक आपके पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने बनवाया था, पृथ्वीराज चौहान थर्ड के द्वारा किला राय पिथौरा जो है ये बने। देखो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का लेवल देखो तुम, कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया गया। किला राय पिथौरा, इस किला राय पिथौरा की हम बात करें तो दिल्ली के लाल कोट का निर्माण, ठीक है, गौरी से जीत करके इसका नाम रखा है ना, ये लाल कोट था, पहले इसका नाम क्या था, पहले ये नाम हुआ करता था इसका लाल कोट के किले का निर्माण दिल्ली के अंदर अनंगपाल तोमर के शासनकाल के अंदर लाल कोट किला था। ये लाल कोट किला अनंगपाल तोमर के द्वारा, अनंगपाल तोमर के द्वारा, अनंगपाल तोमर के बाद में यहां पर बात करें गौरी का अधिकार हो गया, गौरी से छीन करके पृथ्वीराज थर्ड के द्वारा इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया था, नाम परिवर्तन, पृथ्वीराज थर्ड द्वारा इसका नाम परिवर्तन करके किला राय पिथौरा कर दिया गया। धन्यवाद। अब तो शेयर करो फटाफट। अजमेर का संस्थापक अजय राज 1113 ईस्वी के अंदर अजमेर नगर की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई थी। 1113 ईस्वी के द्वारा अजमेर नगर की स्थापना। इनकी पत्नी ने, देखो, चांदी और तांबे, अजय देव नाम से, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पिछली बार पूछा गया था एग्जाम में, अजय देव नाम से, अब अजय देव नाम से चांदी और तांबे के सिक्के, किसके सिक्के चलाए, चांदी और तांबे के सिक्के चलाए। इसकी रानी वाला प्रश्न पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था, इसकी रानी का क्या नाम था। थैंक यू, धन्यवाद। ओके बेटा श्याम, बड़ा एक ही कमेंट मत कर बेटा बार बार, है ना, तो आगे आ जाओ फटाफट। सोमलवती, सोमलेखा, रानी सोमलेखा, रानी सोमलेखा, रानी सोमलेखा या सोमलवती, अजय राज की पत्नी सोमलवती, सोमलेखा का नाम मिलता है, ठीक है। तो एक बार करो भाई शेयर फटाफट, हम 400 क्वेश्चन की ओर बढ़ चुके हैं। सुल्तान मोहम्मद गौरी, और गौरी को 1191 में पराजित किया, लेकिन 1192 में वह उससे हार गया। कौन, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की बात हो रही है, ठीक है। ये सारी बातें तुम लोग अच्छे से जानते हो, ठीक है। तराइन के, ये कौन से युद्ध हुआ करते थे, हाँ यहाँ पर लिखा हुआ है तराइन के युद्ध। 1191 का तराइन का पहला युद्ध और 1192 का तराइन का सेकंड युद्ध। किस चौहान वंशी शासक ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण किया? ये इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, बताओ 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 फटाफट, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ।
प्रताप लंकेश्वर, बताओ। प्रताप लंकेश्वर, बिल्कुल, जिसने मूर्ति कला का विकास किया अजमेर के अंदर, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता। हम बात करें तो इनके द्वारा बिजौलिया लेख के अंदर, इनका एक लेख है 1170 ईस्वी का बिजौलिया लेख, और बिजौलिया लेख में इनकी ये उपाधि बताई गई है, एक विरुद्ध बताया गया है कि बिजौलिया लेख में इन्हें प्रताप लंकेश्वर कहा गया। क्या कहा गया? प्रताप लंकेश्वर। बिजौलिया लेख के अंदर पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिताजी को प्रताप लंकेश्वर कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन। किस चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी में बीसलपुर की स्थापना की? 12वीं शताब्दी के अंदर बीसलपुर की स्थापना किसने? विग्रहराज चतुर्थ बीसलदेव के द्वारा, विग्रहराज चतुर्थ बीसलदेव के द्वारा बीसलपुर की स्थापना की गई। और बीसलपुर वर्तमान में टोंक का एक कस्बा है ना। ये कहाँ का कस्बा है? टोंक का कस्बा। और टोंक का कस्बा बीसलपुर, और विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और ऐसा उल्लेख मिलता है कि इसने म्लेच्छों को बार बार पराजित किया था। ठीक है, म्लेच्छों को बार बार हराया, म्लेच्छों को पराजित किया। उस समय का जो टाइम था, ये गोल्डन टाइम था विग्रहराज चतुर्थ का टाइम। सारंगपुर की लड़ाई कब लड़ी गई थी? सारंगपुर की लड़ाई 1437 के अंदर सारंगपुर की लड़ाई मालवा के महमूद खिलजी प्रथम और आपके कुंभा के टाइम की है ना। कुंभा के टाइम, कुंभा वर्सेस मालवा के महमूद खिलजी फर्स्ट। और महमूद खिलजी सेकंड वाला प्रश्न कई बार आता है, तो वो सांगा के टाइम का था, लगभग 75 साल बाद में। यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि इसके समय में मालवा का शासक कौन था, इसमें मेवाड़ का शासक कौन था। ये कई सारी बातें हैं, याद रखिएगा। कुशाल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था, कुशाल माता का मंदिर है बदनौर के अंदर है। और बदनौर कहां पर है? भीलवाड़ा। बदनौर भीलवाड़ा के अंदर, बदनौर भीलवाड़ा के अंदर कुशाल माता मंदिर का निर्माण करवाया गया था कुंभा के द्वारा, है ना। वर्तमान में अगर बात करें तो ब्यावर जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, इसका एक उपनाम भी मिलता है, वर्तमान ब्यावर जिला हो गया, वर्तमान ब्यावर। और वर्तमान ब्यावर, और इसके साथ साथ आपके कुशाल माता का जो उपनाम है, इसकी हम बात कर लेते हैं। उपनाम है जो आपका मिलता है वह है आपका कौन सा? बैराट माता या जाट बैराट। बैराट माता या जाट बैराट, बैराट माता, जाट बैराट, ये इनका उपनाम है। बहुत बढ़िया, तुम लोग लगातार शेयर किए जा रहे हो क्लास को, बहुत अच्छा लगता है। तुम लोगों का सपोर्ट बहुत काबिल तारीफ है। थैंक यू ऑल गाइस। किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य हिंदू सुल्तान कहते हैं? अभिनव भट्टाचार्य हिंदू सुल्तान, छाप गुरु, राय रैन, दान गुरु, ये सब आपके कुंभा की उपाधि है। किसकी उपाधि है? महाराणा कुंभा की उपाधि है। राणो रासो हिंदू सुल्तान, शैल गुरु, दान गुरु, हाल गुरु। 12 घंटे पढ़ने के पीछे का राज क्या है? बस तुम लोगों का प्रेम है और कुछ नहीं है। तुम लोग लाखों में वीडियो देखते हो, 10-10 लाख, तो पूरे ही राजस्थान के बच्चों को पढ़ा देता हूं तो कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भाई इतने बच्चे पढ़ रहे तो मैं आराम नहीं कर सकता, 12 घंटे खड़ा रहना ही चाहिए मुझे। अब मेरा जीवन, मेरा व्यक्तिगत जीवन नहीं रहा, तुम लोगों को समर्पित है। कुंभा के द्वारा रचित जो संगीत राज है उसको कितने कोश में बांटा गया? तो बहुत अच्छा प्रश्न है, जो मैकेनिकल डिग्री वाला पेपर हुआ था 2022 के अंदर। तो कुंभा का जो संगीत राज ग्रंथ ही पहले पूछा जाता था कि कुंभा का जो ग्रंथ है उसका नाम क्या है? संगीत राज, सूड प्रबंध, संगीत मीमांसा। लेकिन इसमें यह पूछा है कि कितने भागों में बांटा हुआ है। ये आपके कोश हैं, है ना। संगीत राज को 5 कोशों में बांटा गया है। 5 कोश के बाद में जैसे पाठ्य, नृत्य, गीत, पाठ्य, नृत्य, गीत, पाठ्य, नृत्य, गीत, रस और वाद्य, रस और वाद्य, रत्न कोश में बांटा गया। ये 5 कोश हो गए। इसके 5 कोश के बाद में इसको उल्लास और परिरक्षण, ठीक है, फिर इसके बाद में उल्लास और फिर परिरक्षण, फिर उसके बाद में उल्लास में बांटा गया है। उल्लास के बाद 80 परिरक्षण में बांटा गया है, 80 परिरक्षण में बांटा गया है। तो कहने का मतलब है इसको अलग अलग भागों में डिवाइड किया है। तो ये आपको याद रखना है, पाठ्य कोश, रत्न कोश, नृत्य कोश। क्या कह रहे हो पूजा बेटा, क्या कमेंट कर रहे हो? ऐप में लाइव आ रहा है, कोई कौन आ रहा है? क्या कमेंट कर, पूरा कमेंट लिखा करो, है ना। चलो चलिएगा 400वें क्वेश्चन की ओर लगातार हम आगे बढ़ते हुए। याद रखिएगा, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बड़े शानदार लेवल है, तो कुछ कुछ में थोड़ा ध्यान रखना है तुम लोगों को। कुंभा के संबंध में अगला देखो, मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में, मेवाड़ के कौन से शासक के समय आपके जावर में चांदी की खानों से खनन प्रारंभ हुआ था?
लाखा, लक्ष्य सिंह या लाखा के टाइम, लक्ष्य सिंह या लाखा के टाइम में चांदी की खानें जावर से खोजी गई थी। ये उस समय की आर्थिक गतिविधियों में सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका, जैत्र सिंह कौन था? जैत्र सिंह मेवाड़ का शासक था। जैत्र सिंह का टाइम पीरियड की हम बात करें तो जैत्र सिंह आपका 1213 से लेकर के 1253 ईस्वी, और ये वो टाइम था जब 1200 ईस्वी में शुरुआत में दिल्ली सल्तनत का दौर था, है ना, दिल्ली में गुलाम वंश चल रहा था 1290 तक, उस टाइम की बात है, उस टाइम की बात है। इसका उत्तराधिकारी तेज सिंह था, फिर उसके बाद में तेज सिंह हुआ, फिर उसके बाद में समर सिंह हुआ, तेज सिंह, समर सिंह, ये इस तरह से उत्तराधिकारी चलते गए। बीकानेर के एक राजा हुए हैं जिनका नाम है अनूप सिंह। अनूप सिंह को औरंगजेब ने कौन सी उपाधि से सम्मानित किया है? ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा जाता है। माही भरातीव, माही भरातीव या माही मरातीव, ये आपकी उपाधि है बीकानेर के अनूप सिंह की। बड़ा अच्छा प्रश्न है, बीकानेर के अनूप सिंह की उपाधि है। अनूप सिंह ने काम प्रबोध, अनुपोदय, देखो इनकी रचनाएं हैं, काम प्रबोध, ये काम प्रबोध रचना कई बार पूछी जाती है। अनुपोदय है, अनूप विवेक है, अनुपोदय, अनूप विवेक है, ये सब की सब रचनाएं किसकी है? बीकानेर के शासक अनूप सिंह की रचना है। अनूप सिंह ने खुद लिखी थी। लेकिन उनका एक दरबारी विद्वान था जिसका नाम था भावभट्ट। उस भावभट्ट ने भी कई सारी रचनाएं लिखी अनूप सिंह के नाम से, अनूप प्रकाश, अनूप विवेक, ऐसी, है ना, ये कई सारी चीजें उसने लिखी है। तो भावभट्ट है वो उनका दरबारी विद्वान था, ये भी आपको याद रखना है। भावभट्ट है वो दरबारी था, भावभट्ट है वो दरबारी था। इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार मतिरेरी राड़ नामक जो युद्ध है वो कब लड़ा गया? देखो, बीकानेर के शासक और नागौर के शासक के बीच में लड़ाई हुई। तुम लोग बताओ ये कब लड़ा गया था? बीकानेर और नागौर। अब बीकानेर के शासक उस समय कौन थे, नागौर के शासक उस समय कौन थे, ये उस समय का आपको बताना है। तो बीकानेर का राष्ट्र की बात है, बीकानेर का करण सिंह और नागौर का अमर सिंह। ये करण सिंह था उस समय और नागौर का कौन था? अमर सिंह। तो इस वजह से लड़ाई हो गई थी, ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। और ये बीकानेर राज्य की सीमा में नागौर की बेल है वो बीकानेर राज्य में चली गई थी। तो किसान आपस में लड़ पड़े, धीरे धीरे वो राजा तक बात पहुंची, सैनिक लड़ पड़े। तो ये उस समय की लड़ाई है 1644 की। कब की है? 1644 ईस्वी। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार ये मतिरेरी राड़ या मतिरे को लेकर जो बीकानेर में मतिरा चला गया, नागौर का मतिरा कहां चला गया? बीकानेर में चला गया। इस वजह से लड़ाई होगी थी, तो उस समय की बात है, ठीक है, ओके। राव जैतसिरोचंद, अगला प्रश्न है, राव जैतसिरोचंद में राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण बताया गया। राव जैतसिरोचंद जो बिट्टू सुजा का है, किसने बताया? बिट्टू सुजा ने। बिट्टू सुजा ने राव जैतसिरोचंद के अंदर राव लूणकरण को, लूणकरण, नमक कर्ण, ऐसे याद करो, नमक लूण, कलयुग का कर्ण, कलयुग का कर्ण, और खारा है तो भी कलयुग का कर्ण है, लूण है तो भी खारा है। थोड़ा थोड़ा देखने का तरीका याद होना चाहिए ना, कैसे कलयुग का कर्ण है, राजपुताना का कर्ण है तो वो राय सिंह है। ऐसे कई सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, राजपुताना का कर्ण है तो राय सिंह है। थोड़ी चीज़ें याद रहनी चाहिए, याद रहनी चाहिए। अरे तुम लोगों का प्यार बहुत अच्छा लगता है मुझे, बड़े बड़े स्नेह करते हो तुम मेरे से। मैं मतलब कहता हूँ वैसे कि वैसे तुम लोग लगातार पढ़ाई करते हो, ठीक है, ओके। ओके ओके ओके, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। अभी अपनी बैटिंग अच्छी चल रही है, रन रेट ठीक है। अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किस शासक को शमशाबाद और नूरपुर, शमशाबाद और नूरपुर की जागीर दी गई और उस राजा को राय की उपाधि दी गई? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। शमशाबाद और नूरपुर की जागीर और राय की उपाधि दी गई राव मुकुंद सिंह, उदय सिंह, राय सिंह। तो ये राजा हुआ करते थे बीकानेर के राय सिंह, जिनको अकबर के द्वारा, अकबर के दरबारी थे, 7000 मनसब भी मिला था। राय सिंह की बात कर रहे हैं यहाँ पर, किसकी बात कर रहे हैं? राय सिंह। तो जूनागढ़ प्रदेश दिया गया था 1604 में, शमशाबाद और राय की जागीर दी गई थी 1604 के अंदर, शमशाबाद 1604 ईस्वी के अंदर की बात है। और ये राय जो उपाधि दी गई थी ये भी कब की बात है? 1604 ईस्वी, 1604 ईस्वी। अब 1605 होते होते अकबर का डेथ हो गई थी, ये जागीर दी गई थी राय सिंह को। एक राय सिंह को जूनागढ़ प्रदेश दिया गया था 1593 में। 1593 में राय सिंह को अकबर के द्वारा जूनागढ़ दिया गया था, है ना, जूनागढ़ दिया गया। तो राय सिंह को जूनागढ़ भी मिला है, शमशाबाद भी मिली है, नूरपुर भी जागीर मिली है और राय की उपाधि भी मिली है। ये इतनी सारी चीजें मिली है। और ये प्रश्न भाई वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेश में भी पूछा गया था, फिर 23 वाले सीईटी वाले एग्जाम में भी पूछा गया। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, इंपोर्टेंट है भाई, लिख लेना इसको, क्या है? इंपोर्टेंट हो जाता है। राय सिंह महोत्सव और ज्योतिष रत्नमाला, राय सिंह महोत्सव, ज्योतिष रत्नमाला, ज्योतिष रत्नमाला और राय सिंह महोत्सव, ये राय सिंह की रचनाएं हैं, है ना, राय सिंह के ग्रंथ हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, लिखो भाई, राय सिंह के ग्रंथ। अब पशु परिचय एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, राजस्थान जीके को अगर सीरियस नहीं ले रहे हो ना
तो बेटा मामला गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पर 100 में से 150 में से 50 क्वेश्चन, 150 में से 50 क्वेश्चन सीधे सीधे हिस्ट्री कल्चर और ज्योग्राफी के आएंगे, बाकी करंट के आएंगे, है ना। ये ध्यान रखो, राज सिंह महोत्सव और ज्योतिष रत्नमाला इनके ग्रंथ हैं। और सीईटी वाला खेल नहीं है, यहाँ पर खेल अलग है। सीईटी में तो इतने सारे सब्जेक्ट थे, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे ये तो क्लासिफाइड ही नहीं था, वर्गीकरण ही नहीं किया हुआ था उसका यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। चलो एक बार शेयर कर दो सभी बच्चे फटाफट। हाँ जी, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा। 400वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं हम। राय सिंह को राजपूताने का कर्ण, ये बहुत बढ़िया किया मुंशी देवी प्रसाद ने। वैसे बिट्टू सुजा ने उनको कहा कलयुग का कर्ण, यहाँ मुंशी देवी प्रसाद ने इसको कहा। ये चीज आपको विशेष याद रखनी है। मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को, है ना, यह कहा गया है राजपूताने का दानशील प्रवृत्ति थी एकदम से। राजपूताने का कर्ण है, राय सिंह कर्ण की तरह दानी है, हर चीज में दान। मुंशी देवी प्रसाद, मुंशी देवी प्रसाद। नेक्स्ट अगला देखिएगा यहाँ पर। राजस्थान के निम्नलिखित शासकों में से 1576 ईस्वी में चंद्रसेन के दमन हेतु मुगल सेना के साथ किसे भेजा गया? चंद्रसेन के दमन हेतु मुगल सेना के साथ में राय सिंह को भेजा गया। चंद्रसेन की बात करें, मारवाड़ के भूले बिसरे राजा, भूले बिसरे नायक के रूप में, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक, महाराणा प्रताप का अग्रगामी। महाराणा प्रताप से पहले किसी ने अगर कोई काम किया है तो ये वो थे जिन्होंने मुगलों से लोहा लिया, प्रताप के अग्रगामी। ये बीकानेर के राय सिंह को उसमें भेजा गया था। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद, शाबाश बेटे शाबाश। तो ये 1572 की बात है। कब की बात है? 1572 में राय सिंह को जोधपुर का सूबेदार नियुक्त किया गया था। ठीक है, 1572 में, 1572 में जोधपुर का सूबेदार। तो 1572 में जोधपुर का सूबेदार बनाया गया था और चंद्रसेन के खिलाफ राय सिंह को भेजा गया था अकबर के द्वारा। जयपुर रियासत के अंदर जो पचरंगा ध्वज है, 5 रंग का ध्वज है, वो किस शासक द्वारा बनवाया गया था? जयपुर के राजा द्वारा। वह पश्चिमोत्तर क्षेत्र के अंदर विजय के उपलक्ष्य में 5 रंग का ध्वज बनाया गया था। इन पश्चिमोत्तर क्षेत्र के अंदर हम बात करें तो ये आपके 5 रंग का जो ध्वज, नीला, पीला, लाल, हरा, काला, नीला, पीला, लाल, हरा और काला, ये पचरंगी 5 ध्वज, इसमें 5 रंग हुआ करते थे। काबुल विजय के, काबुल के 5 कबीले, मान सिंह ने काबुल अफगानिस्तान के 5 कबीलों को हराने के बाद, काबुल अफगानिस्तान के 5 कबीलों को हराने के बाद, अफगानिस्तान के 5 कबीले हैं, उनको हराने के बाद में मान सिंह ने जयपुर रियासत का पचरंगी ध्वज बनाया था, जिसमें आपके ये अलग अलग कलर हुआ करते हैं, नीला पीला लाल, नीला पीला लाल, हरा, काला। अब पहली बार 7 हजारी मनसब और मिर्जा राजा की उपाधि, 7 हजार का मनसब भी मिला था और मिर्जा राजा की उपाधि प्राप्त करने वाला जो आमेर का शासक है वो कौन था? मनसब कितना? 7 हजारी मनसब। और 7 हजारी मनसब सबसे पहले तो मान सिंह को मिला था। किसको मिला था? ये मान सिंह को मिला था। ये बात आपको याद रखना है और ये इंपॉर्टेंट है, मान सिंह को। और मान सिंह 1605 ईस्वी में मिर्जा अजीज कोका को, 1605 ईस्वी में, कब की बात है? 1605 ईस्वी में। इनके साथ साथ मिर्जा अजीज कोका को भी दिया गया। ठीक है, अजीज कोका, मिर्जा अजीज कोका को भी आपका 7 हजारी मनसब दिया गया था। उस समय मान सिंह को भी 1605 में, जिसमें अकबर का निधन हो गया था, उस साल की बात है, 1605 की बात है। आगे देखिएगा, शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मिर्जा अजीज है, अजीत नहीं बेटा। नेक्स्ट, किस राजपूत शासक को अकबर ने अमीर उल उमरा, अकबर ने भगवंत दास को अमीर उल उमरा की उपाधि दी? क्योंकि मानबाई सुल्तान निशा का विवाह कर लिया था उसने शहजादे सलीम से, है ना। अपनी भगवंत दास ने, यहां पर राजा भगवंत दास हो गया, मानबाई का विवाह किया था इसने। भारमल ने अपनी बेटी का विवाह अकबर से किया था, भगवंत दास ने अपनी बेटी का विवाह सलीम से किया था। मानबाई का विवाह सलीम से, सलीम मतलब जहांगीर, किसने किया था? भगवंत दास ने। ये उस समय की बात है। सुल्तान निसा, उसका नाम रखा गया था सुल्तान निसा। क्या नाम रखा गया था? सुल्तान निसा। तब उसको 5 हजारी मनसब दिया गया था और अमीर उल उमरा की उपाधि दी गई थी अकबर के द्वारा। अमीर उल उमरा की उपाधि और 5 हजारी मनसब। फिर महाराजा मान सिंह की मृत्यु कहां पर हुई? मान सिंह की मृत्यु है वो आपके महाराष्ट्र के अंदर एलिचपुर में हुई थी। एलिचपुर जो जगह है आपकी महाराष्ट्र के अंदर, वहां अभियान के दौरान मान सिंह की मृत्यु हो गई थी 1614 ईस्वी के अंदर। कब की बात है? 1614 ईस्वी के अंदर, 1614 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी महाराष्ट्र के अंदर, मान सिंह की मृत्यु। चलो फटाफट शेयर करें सभी बच्चे। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया माधवी बेटा, शाबाश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन है वो आमेर के शासक मान सिंह प्रथम के संरक्षण में था? मान सिंह प्रथम के संरक्षण में था जगन्नाथ। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? जगन्नाथ तथा राजा जगन्नाथ था। मिर्जा राजा जो आपका जयसिंह के संरक्षण, मिर्जा राजा जयसिंह के संरक्षण में, यहां पर
जो जयसिंह फर्स्ट है उनके संरक्षण में था कुलपति मिश्र, मिर्जा राजा जयसिंह के संरक्षण में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 400 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में पूछा गया, इस वजह से पिछला जो प्रोफेसर वाला पेपर था उस समय बस से क्लास ले रहे हैं। धन्यवाद। पिछली बार जो कई बसों में क्लास लेंगे, अभी तो मैं 10 दिन पहले ये क्लास करवा दी तुम लोगों के, अभी तो एग्जाम हॉल में जाओगे उससे पहले कई बार इस क्लास को लेना पड़ेगा आप लोगों को। राजस्थान जीके का बढ़िया रिवीजन हो जाएगा। तो कुलपति मिश्र एक दरबारी विद्वान था जयसिंह के टाइम में, जयसिंह फर्स्ट के टाइम में, और जगन्नाथ एक दरबारी विद्वान था ये मानसिंह फर्स्ट के टाइम में। मानसिंह फर्स्ट का दरबारी विद्वान जगन्नाथ था। ठीक है, बच्चे थक गए? मैं नहीं थका। ओके धन्यवाद। तुम लोग सपोर्ट करो, मैं भी नहीं थकूंगा, शेयर करो। कौन सा मराठा आक्रमण के विरुद्ध हुडा सम्मेलन में शामिल थे? हुडा सम्मेलन के अंदर कौन कौन शामिल था? देखो हुडा सम्मेलन के अंदर जसवंत सिंह सेकंड नहीं था, है ना। हुडा सम्मेलन की हम बात करें तो दिए गए ऑप्शन में से आपका ये सी नहीं था, ए बी डी था, ए बी डी था, 3 ऑप्शन। महाराणा जगत सिंह सेकंड था, सवाई जैसे ये मेवाड़ का हो गया, ये जयपुर का हो गया, ये आपका अभय सिंह जोधपुर का हो गया, और भी बहुत सारे लोग थे। 1734 के अंदर, है ना। इसका आयोजन 17 जुलाई 1734 17 जुलाई 1734 को हुरडा सम्मेलन का आयोजन किया गया। 17 जुलाई 1734 को हुरडा सम्मेलन का आयोजन किया गया मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह के सहयोग से, लेकिन बाद में भाग लिया था जगत सिंह द्वितीय ने। ठीक है, उनके समय में योजना बनी थी और इसके बाद में शुरुआत हुआ। ठीक है, बाद में ये सफल नहीं हो सका। मराठों को राजस्थान से बाहर भगाने के उद्देश्य से कब आयोजित हुआ? 17 जुलाई 1734 के अंदर। ओके, अब भाई 6 घंटे तो पढ़ा तो मुझे भी कंप्लीट हो गया। 7वें घंटे में प्रवेश कर चुका हूं। धन्यवाद। युद्ध का सही कालक्रम बताना है, तो अब ये युद्ध का हम थोड़ा सा सीक्वेंस देख लेते हैं। युद्ध का जैसे बटनेर का युद्ध 1398 ईस्वी का है, ये युद्ध है आपके 1398 ईस्वी का। हल्दी घाटी युद्ध 1576 ईस्वी का। फिर गिरी सुमेल का युद्ध है आपका 1544 ईस्वी का, 1544। खनवा का युद्ध है आपके 1527 ईस्वी। तो अब बताओ आप सभी, 17 मार्च 1527, 17 मार्च 1527। अब युद्ध के हिसाब से कौन सा कब सुमिल था? एक बार शेयर कर दो ना, बच्चे लोग थक गए थे, नन्हे मुन्ने बालक बालिका। इतना तुम्हारे अंदर जब सीटिंग पावर आ जाएगा, 5-7 घंटे का चुटकियों में एग्जाम निकलेंगे। थोड़ी मेहनत, शरीर को इतना आराम नहीं देना, है ना। थोड़ा शेयर करो दबा के सभी बच्चे। अच्छा, मजा आ रहा है। चलो बढ़िया है भाई। यहां पर सबसे पहले आपका कौन सा होगा? 1398, यानी बी ऑप्शन। बी पहले होगा, उसके बाद में ए ऑप्शन, यानी ए ऑप्शन होगा, फिर सी ऑप्शन होगा, फिर डी ऑप्शन होगा। ठीक है, ओके। अब कौन सा किसके साथ हुआ ये तो तुम लोग जानते ही होंगे। हल्दी घाटी युद्ध वगैरह हो गया, सुमेलगिरी, शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में। खनवा युद्ध आपके सांगा के समय, ठीक है, इब्राहिम बाबर के साथ में। अगला देखिएगा, यहां पर सुमेलित करना है कि राजवंश कौन सा किससे संबंधित। देखो लैब असिस्टेंट वाले बच्चों के तो क्या है, माथा फोड़ी करते रहते हैं राजवंश के अंदर, पूरा डीट में पढ़ना वगैरह, ये कई सारी बातें। तो आपको उसमें फंसना ही नहीं, इतनी सारी बातों में कहां फंसना है आप लोगों को। आप लोगों को सिर्फ इतना देखना है कि मारवाड़ में कौन सा राजवंश था। मारवाड़ का मालदेव शासक था, मेवाड़ का था तो वो आपके सिसोदिया राजवंश था, आमेर में ईश्वरी सिंह शासक था, बूंदी का गोविंद राज। तो ये आपको दिए गए ऑप्शन में से आपको सुमेलित करना है। तो ऑप्शन ए के सामने 2 है, बी के सामने 1 है, सी के सामने 4। देखिएगा, हाँ जी, दिए गए ऑप्शन के अंदर सी के सामने 4 गोविंद राज और बूंदी का ईश्वरी सिंह। वैसे आमेर का ईश्वरी सिंह और इसका ये हुआ करता था बूंदी का। थोड़ा सा कभी कभी क्या मिसमैच हो सकता है क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, तो ए के सामने 2 है, बी के सामने 1 है, तो ये ऑप्शन सही है। सी के सामने 4 बता रहा है, जो कि इसमें सी के सामने हम करेंगे 3 और ये 4। आगे देखो, ईश्वरी सिंह तो जयपुर का ही था ना, ईश्वरी सिंह तो शासक जयपुर का ही था। अगला देखिएगा, हाँ, एग्जाम तक इस क्लास को अगर अच्छे से देख लोगे ना बेटा, कई सारे क्वेश्चन हूबहू मिल जाएंगे। दत्तानी के युद्ध में सिरोही का शासक कौन था? ये महाराज सुल्तान देवड़ा है ना, सुल्तान देवड़ा जिसने अकबर की सेना को पराजित किया था। ये आपको याद रखना है, 1583 ईस्वी की बात है, 1583 ईस्वी की बात है। यहां पर अकबर के सेनापतियों को हराया था, ये याद रखना। युद्ध और उनका वर्ष यहां पर कौन सा सुमेलित नहीं है। युद्ध दिए गए हैं, उनके सामने वर्ष है। खातोली का युद्ध 1517 ईस्वी, खनवा 27 है। गिरी सुमेल का युद्ध 1544 ईस्वी का। कब का है? 1544 ईस्वी का गिरी सुमेल का युद्ध है। गिरी सुमेल का युद्ध 1544। बूंदी रियासत किन 2 शासकों के बीच में फली फूली? बूंदी में जो छत्र सिंह या छत्रपाल, छत्रसाल जिसके द्वारा शत्रुसाल भी जिसको कहते हैं, छत्रसाल या शत्रुसाल, इस शत्रुसाल के द्वारा रंग महल का निर्माण करवाया गया था। किसका निर्माण करवाया गया था? रंग महल, चित्रकारी वगैरह के लिए। और भाव सिंह, इन दोनों के अधीन ये बड़े प्रतापी शासक हुए थे। किसके? बूंदी रियासत के। तो बूंदी रियासत के शासकों के बारे में अच्छा प्रश्न कांस्टेबल एग्जाम का है ना, इसीलिए अपने आप में काफी अच्छा क्वेश्चन है। फिर देखो, अरे पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के किस शासक, हरिनारायण शर्मा को अलवर के कौन से शासक ने?
हरिनारायण शर्मा को अलवर के कौन से शासक ने अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया? तो अलवर के जयसिंह थे जिन्होंने इनको अपना सलाहकार नियुक्त किया था। नेक्स्ट, महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 ईस्वी में 1887 में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट सम्मिलित हुआ? पॉलिटिकल एजेंट नहीं, मतलब पॉलिटिकल एजेंट के रूप में कौन सा राजा सम्मिलित हुआ, ये कहना चाहता है। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो प्रताप सिंह शामिल हुआ था 1887 में। यहाँ पर भाग लेने के लिए कौन सा पॉलिटिकल एजेंट शामिल हुआ? विक्टोरिया के शासनकाल में जसवंत सिंह ने प्रताप सिंह को भेजा था। जोधपुर के जसवंत सिंह ने अपने पीएम, और जोधपुर के जसवंत सिंह के पीएम जिनका नाम था प्रताप सिंह, ये पॉलिटिकल एजेंट के रूप में 1887 में स्वर्ण जयंती जुबली उत्सव के अंदर भाग लेने के लिए भेजा था। फटाफट शेयर करो रे सभी बच्चे, है ना, जोश हाई होना चाहिए। मेयो कॉलेज के संस्थापक रिचर्ड बॉक थे, कर्नल डिक्सन थे, नॉर्थब्रुक थे, मिंटो थे। कौन था? थैंक यू बच्चे कह रहे कितनी एनर्जी, कैसे सर? एनर्जी तो हमारा जीव जानता है, लेकिन हम तुमको बताता नहीं है। हम बताएंगे क्लास के बाद में कि हमारी क्या स्थिति रही थी। कोई नहीं, ऐसा मुश्किल काम नहीं है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि मैं बड़ी मुश्किल से जूझते ले रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मज़ा आता है, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। शेयर तो तुम लोग करोगे नहीं वैसे भी, हैं? चलो, 2,72,000 बच्चे होने वाले। आज तुम लोगों ने काफ़ी सपोर्ट दिखाया। पशु टीचर एग्जाम है तुम लोगों के। ओके।